यहाँ ध्यान दें, युगपत समीकरण को ज्ञात करने के लिए क्रैमर का नियम, क्रैमर का नियम, क्रैमर का नियम क्या होता है? देखो ध्यान से, युगपत समीकरण है तीन अज्ञात राशियों पर आधारित समीकरण। युगपत समीकरण a1x प्लस का b1y प्लस का c1z बराबर d1, a2x प्लस का b2y प्लस का c2z बराबर d2, a3x प्लस का b3y प्लस का c3z बराबर d3। ये तीन अज्ञात राशियां x y z हैं पर आधारित युगपत समीकरण। इन्हें सब तीनों को इकट्ठा बोलते हैं समीकरण निकाय। तो निकाय के हल संगत हैं असंगत हैं ये बताना हो या हल करना हो, तो हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी कहलाता है डिटर्मिनेंट, एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना सारणिक। एक्स वाई जेड के गुणांकों से सारणिक बनाने दो। एक्स वाई जेड का गुणांक a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। जी आगे आपका एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना सारणिक। सारणिक का प्रसार कर लेंगे, सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे, डी का मान आ जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे dx। dx कहलाता है प्रथम स्तंभ को अचर पदों d1 d2 d3 अचर पदों में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त सारणिक। देखो इस स्तंभ को कर दो, प्रथम स्तंभ हटा दो, a1 a2 a3 हटा दो, इसकी जगह अचर पद लगा दो d1 d2 d3, तो जाएगा d1 d2 d3। बाकी वही चेंज, नो चेंज, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब ज्ञात करेंगे dy। द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त सारणिक। याद कर लो। अब द्वितीय स्तंभ बदल दो, b1 b2 b3 हटाओ, इसकी जगह d1 d2 d3 लो, बाकी नो चेंज है, a1 a2 a3 वही रहेगा, b1 b2 b3 बदल कर आएगा d1 d2 d3 c1 c2 और c3। इसे भी सॉल्व कर लेंगे r1 या c1 के साथ विस्तार करके। अब ज्ञात करते हैं हम dz। dz अलावा तृतीय स्तंभ को अचर पदों में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त सारणिक dz। अब तृतीय स्तंभ हटा दो, a1 a2 b1 b2 वैसे रहेंगे, c1 वाला हट जाएगा, इसकी जगह अचर पद आ जाएंगे, a1 a2 और a3, b1 b2 b3 वैसे रहे, और c1 c2 c3 की जगह आ गया d1 d2 और d3। इसे भी सॉल्व कर दो। तो dx dy और dz फाइंड करने के बाद फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, यदि d इज नॉट इक्वल टू 0, d बराबर नहीं है 0 की, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, जिसे कहते हैं संगत
संगत है। समीकरण निकाय का संगत हल होगा। नंबर 2, और अद्वितीय हल है तो हल ज्ञात करने का तरीका ये x बराबर dx अपॉन डी, y इक्वल टू dy अपॉन डी और z इक्वल टू dz अपॉन डी। यहाँ पे आते हैं x y z के मान। dx अपॉन डी फाइन कर लोगे, x आ जाएगा, dy अपॉन डी से आ जाएगा y और dz अपॉन डी से आ जाएगा z। यहाँ ध्यान दें दूसरी स्थिति, यदि d 0 तो dx या dy या dz में से कम एक 0 ना हो, शून्य ना हो। या तो जे तो 0 आ गया, बाकी इसकी चेकिंग करेंगे, इनमें से एक आध 0 ना हो। तीनों के 0 ना, अच्छी बात है। और अगर मान लो जे भी 0 आ गया तो इसे देखेंगे। अगर 0 एक आध भी 0 ना हो तो समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होंगे, कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति है, और कोई भी हल ना हो तो उसे कहते हैं असंगत। तीसरी स्थिति है, यदि d बराबर 0 हो, dx बराबर 0 हो, dz बराबर 0 हो, dy बराबर भी 0 हो और dz बराबर भी 0, माने तीनों तरह चारों 0 हों तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। इसीलिए अपन संगत कहते हैं। फिर से एक बार भी है, जे समीकरण निकाय 3 अज्ञात राशि x y z पे आधारित 3 समीकरण, 3 अज्ञात राशि पे क्रैमर के नियम से सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाते हैं d। x y z के गुणांकों से बना सारणी, देखो x का गुणांक a1 a2 a3 ये लिख दोगे, b1 b2 b3 ये लिख दिया और c1 c2 c3। फिर निकालते हैं dx। प्रथम स्तंभ को अचर पदों में प्रतिस्थापित करने का प्राप्त सारणी, तो पहला स्तंभ हटकर अचर पद d1 d2 d3 आ जाएंगे, बाकी नो चेंज। ऐसे द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में प्रतिस्थापित करने का प्राप्त सारणी हट जाएगा, d1 b1 b2 b3 हटकर d1 d2 d3 आ जाएगा, बाकी नो चेंज। ऐसे ज्ञात कर लेंगे dz तृतीय स्तंभ को अचर पदों में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त सारणी a1 a2 a3 b1 b2 b3 वैसी रहा, c1 c2 c3 हटकर आ गया d1 d2 d3। आप चेक करें, इसका मान ज्ञात कर लिया था, इसका चारों मान ज्ञात करने के बाद चेकिंग। यदि d बराबर 0 ना हो तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, जिसे कहते हैं संगत। और हल होगा तो हल कैसे ज्ञात करते हैं, x बराबर dx अपॉन डी, y बराबर dy अपॉन डी और z बराबर dz अपॉन डी। यदि d बराबर 0 हो तो dx dy dz में से कम एक शून्य ना हो। d बराबर 0 हो तो dx dy dz में देखेंगे कम से कम एक शून्य ना हो तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, जिसे असंगत कहते हैं, असंगत हल। यदि d बराबर भी 0 हो, dx बराबर भी 0 हो, dy बराबर भी 0 हो, dz बराबर भी 0 हो तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, जिसे कहते हैं संगत। हल जहाँ होते हैं वो संगत होता है, हल जहाँ नहीं होते हैं वो असंगत होता है।